16 दिसंबर 2012 की आधी रात दिल्ली में निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ था। इस वारदात ने देश को हिला दिया। आज आपको एक बार फिर इस वारदात की सबसे बड़ी गवाही दिखाने और सुनाने का दिन है। निर्भया का दोस्त इस वारदात का आंखों देखा सबसे बड़ा गवाह है। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी ने 3 जनवरी 2013 की रात निर्भया के दोस्त से बात की थी। टीवी इतिहास की सबसे बड़ी गवाही आज आप एक बार फिर देखिए। नमस्कार। आज देश की सबसे बड़ी गवाही जी न्यूज पर होने वाली है। देश की सबसे घिनौनी और सबसे खौफनाक वारदात का इकलौता चश्मदीद और पीड़ित आज आपके सामने होगा और आज वो बोलेगा ताकि दोबारा कभी ऐसी कोई भी वारदात हिंदुस्तान के किसी कोने में होने न पाए। वो बोलेगा ताकि ऐसी दरिंदगी को रोकने के लिए कानून बनाने वाले उसे सुन सकें, उसके दर्द को समझ सकें जो सिर्फ उसने महसूस किया है। आज वो बोलेगा ताकि ये गुस्सा सिर्फ नारेबाजी या धरने तक ही सिमट कर ना रह जाए। जी न्यूज़ इसी मंशा के साथ हिंदुस्तान के उस हीरो को आज आपके सामने लाया है ताकि दिल्ली में 16 दिसंबर की उस रात के अहम और बेहद संवेदनशील पहलू जो अब तक आपके सामने पहले कभी नहीं आए थे, वो आज आप तक पहुंच सके, ताकि देश का हर नौजवान अपराध के खिलाफ खड़ा हो सके, ताकि हिंदुस्तान के लिए इस हीरो की गवाही हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाए। आपके सामने इस वक्त जो बहादुर नौजवान बैठा है उसे आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें दीपक कह सकते हैं, चाहे तो आप इन्हें अभिमन्यु कह सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उस बहादुर लड़की को आप कई नामों से जानते थे। जी हाँ, उसे भी हम अलग अलग नामों से जानते थे। हम में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, हम में से किसी को भी उसका नाम नहीं पता, उसका मजहब नहीं पता, लेकिन फिर भी पूरा देश उसके साथ है। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो मकसद वो छोड़कर गई है, जो मकसद छोड़कर वो इस दुनिया से गई, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है देश ने। और इसी मंशा के साथ जी न्यूज़ आपके सामने लाया है इस बहादुर नौजवान को जिसने उस रात के खौफ को शायद सबसे करीब से महसूस किया, और उसी से हमें सीखने की भी ज़रूरत है। उनकी आंखों में जो दर्द भरा हुआ है वो आप देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे हम यही जानना चाहेंगे, आज इतने दिनों के बाद, उस हादसे के इतने दिनों के बाद आपने देश के सामने आने का फैसला किया और आपने सोचा कि वो जो खौफनाक रात थी, वो अनुभव आप देशवासियों के सामने बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? काफ़ी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो मुझे लगा कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं, मेरे साथ वो घटी हैं घटनाएं, तो शायद मैं उनको अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या मैंने फेस करी और एक्चुअल लोग फेस क्या करते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मैंने फेस करी, जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने जो फेस करी, तो वो मैं उनको बता सकूं। शायद किसी की हेल्प हो सके, शायद वो कुछ ऐसा कर पाएँ कि जो आगे आने वाले टाइम में वो किसी की जान बचा सके। हम यहाँ पर यह भी कहना चाहेंगे कि जो कुछ इस नौजवान ने देखा, जो कुछ इस नौजवान ने सहा, वो एक बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनकी जो मानसिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कोई ऐसा कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ भी याद करने के लिए नहीं कहूँगा जिससे कि आपको, आपके मन को कोई तकलीफ़ हो। हमारा मकसद आपसे बात करने का सिर्फ यही है कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को और हमारी सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं और क्या बदलाव आप लाना चाहते हैं। इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कानून बनाने वाले इस वक्त ये सोच रहे हैं कि कैसे नया कानून बनाया जा सके। लोग
प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि कानून में बदलाव हो, स्थितियां बदलें, कानून बदलें, अदालतें बदलें, लेकिन कैसे बदलें ये कौन बताएगा? और अगर आपके पास कुछ बताने के लिए है, क्या बदलाव होना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। उस इंसिडेंट्स के बाद प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने मार्च किया, पूरे देश में हुआ, काफ़ी कुछ लोगों ने किया, शायद बदलाव के लिए किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलाव वो क्या चाहते हैं वो समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर मैं उसी रात की बात करूं जब मैंने मॉल से निकल के ऑटो के लिए वेट किया, ऑटो नहीं मिला, कई ऑटो खड़े थे, उन्होंने बार्गेनिंग स्टार्ट करी, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा, इतने लूँगा, वहाँ तक नहीं जा सकता। मैंने फिर विदाउट मीटर एक ऑटो वाला तैयार हुआ जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, वाइट लाइन। उसके बाद वो बस मिली जो कि ऑलरेडी दो तीन इंसिडेंट्स शायद उसने किए थे पहले। उसने एक्चुअली वो ट्रैप भी था उनका कि दो सवारियों के लिए वो मतलब पैसेंजर बैठा रहे थे, वो हमें बैठाया, ब्लैक शीशे लगे थे, कर्टन्स लगी थी, परमिट नहीं थे, जो कि बाद में मुझे पता चले। तो उसके बाद से वो लेके गए हमें, हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। तो फिर उसके बाद से फिर हमें जहाँ पे फेंका उन्होंने, मारा जान के। फिर ये बस कितने वक्त तक ऐसे ही सड़कों पर घूमती रही? ये जहाँ से हमने बस पकड़ी थी उसके लगभग 2-2.5 घंटे तक हमें घुमाते रहे। वो फ्लाईओवर्स पे इधर उधर दिल्ली में घूमती रही बस। फिर लाके हमें जहाँ पे उन्होंने फेंका। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। जो इनकी दोस्त थी, उस बहादुर लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो बहादुर लड़की कोई भी हो सकती थी। वो आपकी दोस्त भी हो सकती थी, आपके परिवार में से भी हो सकती थी। और यही कारण है कि देश के हर व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा है कि ऐसी घटना क्यों हुई। और लूप होल्स हमारे सिस्टम में क्या क्या हैं, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 2.5 घंटे तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही और उसके अंदर ये सब होता रहा और किसी ने भी उस बस को रोका नहीं। उस बस को ना कोई पुलिस मिली, ना ट्रैफिक पुलिस मिली और वो लगातार ऐसे ही चलती रही। आपकी आवाज़ें किसी ने नहीं सुनी? नहीं, हम लोग चिल्ला रहे थे उसमें, काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए, लेकिन उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी। और जो हमारी फ्रेंड थी वो भी काफ़ी आवाज़ लगा रही थी। हमारी लड़ाई हो रही थी, वो 5-6 लोग थे वो हम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने 100 नंबर डायल करने की कोशिश करी, बट वो उन्होंने मोबाइल छीन लिया था। तो बस ऐसी चलती रही। फिर फाइनली उन्होंने आके एक फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी, आपको कुचलने की कोशिश करी। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे और फिर हम वहाँ पर वेट करते रहे कि एटलीस्ट कोई तो हमारी हेल्प करे। मैं काफ़ी देर तक हाथ हिलाता रहा। ऑटोज़ वाले जाते थे, स्पीड स्लो करते थे, कार वाले निकलते थे, स्पीड स्लो करते थे, देखते थे, फिर चले जाते थे। बाइक वाले देखते थे, बट काफ़ी देर तक 15-20 मिनट, 20 से ज़्यादा टाइम हो रहा, 20-25 मिनट तक मुझे कोई नहीं मिला। फिर कोई आता है, फ़ोन करता है। 3-3 PCR वैन्स खड़ी होती हैं, वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाती कि किस थाने का केस है ये। कोई कह रहा है कि इस थाने का केस है, कोई कह रहा है इस थाने का केस है। तो काफ़ी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे कि भैया कपड़े दे दो, एटलीस्ट हमें एम्बुलेंस बुला के भेजो कहीं पे।
बट उनका यही था कि पहले तो डिसाइड करें कि किस थाने का केस है। 20 लोग खड़े हैं सामने, बट वो तमाशा देख रहे थे। बीच में किसी ने मुझे एक बेड सीट फाड़ के दी ताकि मैं उसको ढक सकूं, मेरे फ्रेंड को। और इन सब चीज़ों के बाद फाइनली एम्बुलेंस नहीं आई। हम लोग वेट करते रहे कि एम्बुलेंस आएगी और हमें कहीं पे एडमिट करेगी। मुझे अपने से ज़्यादा उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, काफ़ी ब्लीडिंग थी। और फिर मैंने उसे उठा के पीसीआर वैन में रखा और किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ना ले जाके उन्होंने सफदरजंग में लेके गए। इतनी चोट लगने के बाद भी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया कि आपकी दोस्त को उठा के वो पीसीआर वैन में रख सके, मदद कर सके? लोगों के मन में शायद खौफ है कि अगर वो कोई हेल्प भी करता है तो वो विटनेस बन जाएगा। तो ये बात है कि अगर कोई भी हेल्प करता है या मेरे साथ चला जाता है, पीसीआर वैन में ही चला जाता है कोई आम पब्लिक, उसके मन में कहीं ना कहीं खौफ है कि हाँ वो विटनेस बन जाएगा, फिर उसको पुलिस दौड़ाती रहेगी। तो शायद ये है। और जो पुलिस के लोग थे पीसीआर में, उन्होंने भी आपकी दोस्त को उठाकर पीसीआर में रखने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो सब भी आप ही ने किया? सारा क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, शायद उनके हाथ ख़राब हो जाते, शायद ये सोच रहे होंगे। तो मैंने उठा के उसको रखा, एक सीट पे लिटाया, फिर दूसरी सीट पे मैं बैठा रहा। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर हालत हमारी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को बोल भी पाऊँ कि क्या हुआ है। कुछ लोग पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पुलिस वालों की। पीसीआर वैन ने हॉस्पिटल में डाल दिया तो उनका शायद तो ख़त्म हो जाता होगा कुछ, तो फिर लोकल पुलिस स्टेशन का शायद काम स्टार्ट होता होगा। तो जब तक मैं ज़मीन पे बैठा रहा और मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ के कुछ बोल पाऊँ, तो मैं वहीं ज़मीन पे लेट गया। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो उसके बाद मैंने किसी सफाई वाले से मैंने हेल्प ली। मैंने बोला, कितने लोगों से मैंने बोला कि भैया कुछ कर्टन्स दे दो, शायद मुझे ठंड लग रही है, कुछ दे दो ओढ़ने के लिए। तो आ रहे हैं, अच्छा 1 मिनट रुको, ये करते हैं ये करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा करके टालते रहे बात को। धीरे धीरे 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे होते गए। फिर एक लड़के से मैंने बोला कि भैया एक मोबाइल नंबर डायल कर दो, सो दैट कि मैं किसी को बता पाऊँ कि मेरी हालत ऐसी है। तो मैंने अपने घर पे कॉल किया। जब उन्होंने बस से आपको नीचे फेंक दिया, उस पल से लेकर और जब आप अस्पताल में पहुंचे, कितना वक्त बीत चुका था? यानी कितनी देर तक आप सड़क पर रहे? मैं सड़क पे लगभग मुझे फेंकने के बाद जब वो फेंक के चले गए तो 20 मिनट तक तो मैं किसी का वेट ही करता रहा कि कोई देखे मुझे, एटलीस्ट किसी को कॉल कर सके पुलिस वगैरह को। तो जब कोई शख्स था जो मोटरसाइकिल से शायद कुछ पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे थे, वो मुझे बाद में पता चला था। तो फिर उन्होंने कॉल किया, पीसीआर आई, उसमें जो टाइम लगा होगा आधा घंटा पौन घंटा। उसके बाद से फिर उनकी जो बहस होती है ये डिसाइड हुआ होगा। तो ये सब लेके 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हालत में आपको अस्पताल पहुंचाने में भी अगर 2 से 2.5 घंटे लग गए तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या तो यही है। हाँ, पहले तो ऐसा होना चाहिए कि शायद कानून मैं उतनी अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन पुलिस सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढती है, जो कि मैं जहाँ लेटा हुआ था वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल अगर रात का वक्त नहीं होता तो शायद कितने घंटे लग जाते ये भी नहीं पता, क्योंकि एयरपोर्ट का रूट है वो और जाम दिल्ली में लगता ही है। तो शायद मेरी फ्रेंड थी जो आज 13 डेज़ 14 डेज़ रह के गई हैं, शायद उसी दिन ही उनकी डेथ हो जाती। तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई भी हो, कोई भी अगर कहीं इंजर्ड होता हो तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और उसको इतना एश्योरेंस होता कि जो लेके जाएगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा।
और पुलिस को भी चाहिए कि अगर वो पुलिस ही लेके, क्योंकि पीसीआर लेके गई थी मुझे, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा, ना कि जाके सफदरजंग में, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से जल्दी काम करता है। ओवरलोडेड, मुझे लगता है ओवरलोडेड होगा, जो भी है, रीज़न तो कई हैं, बट होना ऐसा चाहिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता, जो भी बेटर हॉस्पिटल होता। हमारी इतनी इंजरीज़ है, अगर हमारे कटा होता तो चलो ठीक है, सफदरजंग में मैं वेट करके करा सकता हूँ, लेकिन इतनी सीवियर इंजरी में अगर आप सफदरजंग में, वो भी जहाँ पे लेके जाते हो, शायद वहाँ पे है ट्रीटमेंट है कि नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आजकल पता नहीं कैसे होते हैं। आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि जो इसमें आरोपी थे, बस में जो 6 लोग थे, उन्होंने आपको और आपके दोस्त को, दोनों को मारने की कोशिश की, यानी जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। पहले वो आए और पहले उन्होंने सारी चीज़ें ऐसे सेट कर रखी थी। वो बैठे हुए थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ वो पैसेंजर हैं। मेरे 2 बार कंफर्म करने पे उन्होंने पैसे भी लिए मुझसे कि हाँ हाँ जा रही है, वहीं तक जा रही है जहाँ आप जा रहे हो। उसके बाद जिस आके उल्टी सीधी चीज़ें बोलना मुझे, मेरे फ्रेंड को। उसके बाद जब पंच मारते हैं वो, तो आप रिएक्ट करोगे। तो हमारी जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो पहले तो 3 आते हैं, काफ़ी उनसे लड़ाई होती है, तो फिर उनको लगता है कि नहीं, या फिर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मैं 3 से तो मेरी काफ़ी लड़ाई हुई थी, तो उनको तो मैंने मारा था। फिर उन्होंने 2 और आ गए रॉड लेके। उसके बाद उस बीच में मेरी फ्रेंड चिल्ला भी रही थी वो, और वो भी कोशिश कर रही थी मुझे बचाने की। तो 2 और आए, उन्होंने रॉड मारी, और जब मैं थोड़ा सा रॉड लगने के बाद अनकॉन्शियस सा हुआ, तो वो मेरे पीछे से खींच के मेरे फ्रेंड को ले गए वो। और उसके बाद उन्होंने आपको सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद हमें रॉड से और भी चोटें दी, जिससे कि, क्योंकि मुझे ये सुनाई दिया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है पहले ही, और फिर वो मुझे मारना चाह रहे थे। मुझे रॉड से मारा, रॉड पूरे बॉडी में, और आइडेंटिटी हटाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें ले ली, मोबाइल्स, कपड़े, कुछ भी कपड़ा नहीं छोड़ा था उन्होंने। फिर उन्होंने बस से फेंका और फिर कुचलने की कोशिश करी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को खींचा था बस के नीचे से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहले, क्योंकि वो पहले थी, मुझसे पहले थी, तो उनको मैंने खींच के फिर और रोड के इधर लेके आया। उनका तो मारने का ही प्लान था सारा, कि कुछ कोई रहेगा नहीं तो फिर शायद उनको उनकी कंप्लेन भी नहीं होगी। इस तरह के केस के बाद जब आप अस्पताल पहुंचते हैं, तो अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक चिकित्सा नहीं है, मानसिक चिकित्सा की भी ज़रूरत होती है, और ज़ाहिर है आपको बहुत ट्रॉमा रहा होगा, आपके दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा होगा, आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत भी लगी होगी। मैं स्टेचेस पे लेटा हुआ था, उसके बाद से शायद सबको इन्फॉर्म किया गया होगा, जो भी पुलिस का प्रोसीजर होगा। तो पुलिस के सारे ऑफिसर्स आए, एक एक करके आए, जितने भी लेवल्स उनके होते होंगे, सब ने बयान लिया। मैं उसी कंडीशन में था कि क्या था, क्या नहीं था, कैसे हुआ, जो भी था, और मुझे जितना भी याद था, जो भी मुझे लगा, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी। और 16 दिसंबर से लेके जब तक लास्ट TIP नहीं हुई थी, यानी 2-3 दिन पहले तक मैं उनके साथ ही था। मेरा एम ये था कि अगर मुझे मेरे रहने से केस मजबूत होता है, या फिर पुलिस को हेल्प मिलती है, तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। मैंने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी यहाँ पर। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अगले दिन ही घर से प्रेशर था कि आप, क्योंकि इमोशनल होते हैं घर वाले कि आप, इतनी चोट लगी है, आप वहाँ कैसे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला रहता था।
तो वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं, अभी मुझे यहाँ रुकना चाहिए। उस वक्त कभी आपने सोचा था कि जो आपकी दोस्त हैं वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी? क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक संघर्ष तो बहुत किया, बहुत लड़ाई की उन्होंने। मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था। और जब 2-3 दिनों बाद पुलिस ने अलाउ किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी थी, किसी को जाना अलाउ नहीं, मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे वो। तो जब मैं उनसे मिला तो काफ़ी खुश थी और वो लिख पा रही थी, और कहीं उनको देख के कहीं भी नहीं लगा कि वो जीना नहीं चाहती हैं। पॉजिटिव थी काफ़ी, और इनफैक्ट वो अपने घर वालों को कह रही थी, क्योंकि उनकी मदर, उनकी भी हालत ख़राब थी, तो इनफैक्ट वो कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा इस तरीके से। इस वक्त आप इस नौजवान की आप बीती सुन रहे हैं। ये सिर्फ एक आप बीती नहीं है, ये एक गवाही भी है, ये एक सच्चाई भी है। और इसी सच्चाई में से हमें ये सीखना होगा कि हम अपने समाज में, अपने सिस्टम में, अपने कानून में, अपने देश में, अपने लोगों में क्या बदलाव कर सकते हैं। किस बदलाव की बात हो रही है? वो कौन कौन से जो लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग जो कि सड़कों पर उतरे, जो कि विरोध कर रहे थे, जो कि ये कह रहे थे कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन क्या बदलाव होना चाहिए, ये इस नौजवान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी ये बातचीत इस नौजवान से जारी रहेगी और हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस नौजवान से कि इस तरह के मामलों में हमें कहाँ सीख लेने की ज़रूरत है।